हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आरवी पर। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लेकर आए थे आपके लिए मानव भूगोल कक्षा 12 की एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ का पहला लेसन। आज उसी श्रृंखला का दूसरा भाग पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 अपन देखेंगे, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। आइए इस लेसन के मल्टीपल चॉइस इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा करते हैं, ऑप्शंस की व्याख्या करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शंस हैं अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, एशिया। ऑप्शंस आपके अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका और एशिया। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप पूछा गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। तो अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वो है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट पोजीशन पर है। सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से प्रवास का अपकर्ष कारक कौन सा है? पूछा गया है अपकर्ष कारक। तो साथियों, अपकर्ष कारक कौन से होते हैं? वे कारक जो किसी व्यक्ति विशेष को अपनी तरफ आकर्षित करते हों, अट्रैक्ट करते हों, उन कारकों को अपकर्ष कारक कहते हैं। वे कारक जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपकर्ष कारक कहलाते हैं। तो ऑप्शंस देखिए, इसमें ऑप्शंस हैं राजनीतिक हलचल, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक आपदाएं, तीसरा है महामारियां और चौथा है काम के बेहतर अवसर। तो देखिए, अपकर्ष कारक कौन सा होगा? राजनीतिक हलचल भी आकर्षित नहीं करेगा, प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं करेंगी, महामारियां भी नहीं करेंगी। काम के बेहतर अवसर, रोजगार के बेहतर अवसर, ये किसी व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना अपकर्ष कारक। ऑप्शन द इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? पूछा गया है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक। मैं आपको बताऊं कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 भागों में बांटा गया है। एक भौगोलिक कारक, दूसरे हैं आर्थिक कारक, दूसरे कौन से हैं? आर्थिक कारक, और तीसरे हैं सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। तो आर्थिक कारकों में से आर्थिक कारक, भौगोलिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारकों में आते हैं जल की उपलब्धता, जलवायु, धरातल या भूमि, और चौथा मृदाएं। ये 4 कारक भौगोलिक कारक हैं। आर्थिक कारक में औद्योगिकरण, नगरीकरण और खनिज आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑप्शंस पर। ऑप्शंस हैं, कौन सा पूछा गया है कि कौन सा कारक आर्थिक कारक है? तो भू आकृति ये भौगोलिक कारक है, जलवायु भी भौगोलिक कारक है, मृदाएं भी भौगोलिक कारक है, और औद्योगिकरण जो है वो आर्थिक कारक। तो ऑप्शन से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर 4, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? लोगों की संख्या और भूमि के बीच का आकार क्या कहलाता है? तो लोगों की संख्या और भूमि के बीच का जो आकार है उसको कहेंगे जनघनत्व। उसको क्या कहेंगे? जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का सूत्र हो जाएगा कुल जनसंख्या में अगर अपन भाग दे दें कुल क्षेत्रफल का अगर हम भाग दे दें उसमें, तो अपना जनघनत्व आ जाएगा। तो लोगों के संख्या यानी कि जनसंख्या और भूमि का आकार क्षेत्रफल, इसके बीच का अनुपात क्या कहलाता है? जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व। तो ऑप्शन से अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये कथन किसका है? एशिया जनसंख्या का जो संपूर्ण विश्व में असमान वितरण है उसके संदर्भ में एक कथन है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो ये कथन है
जॉर्ज बी क्रेसी का। ऑप्शन नंबर से इसमें सही हो जाएगा अपना जॉर्ज बी क्रेसी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है, पूछा गया है भौगोलिक कारक नहीं है। तो भौगोलिक कारक मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में भी अपन ने चर्चा करी कि भौगोलिक कारक कौन कौन से होते हैं, जलवायु, जल की उपलब्धता, इसके अलावा अपना मृदाएं और भूमि या धरातल, ये समस्त कारक भौगोलिक कारक कहलाते हैं। तो जल की उपलब्धता भौगोलिक कारक है, भू आकृति ये भी भौगोलिक कारक है, जलवायु भी भौगोलिक कारक है, जबकि नगरीकरण ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा द। ये कौन सा कारक है, आर्थिक कारक। ये कौन सा कारक है, आर्थिक कारक है। तो इसका ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, द ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए अपना सही हो जाएगा कि निम्न में से भौगोलिक कारक कौन सा नहीं है। तो भौगोलिक कारक कौन सा नहीं है, इसमें से नगरीकरण अपना सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक। अभी पूछा था ऊपर वाले क्वेश्चन में अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो आकर्षित करते हैं, जबकि प्रतिकर्ष कारक वे होते हैं जो किसी स्थान विशेष को छोड़ने के लिए बाध्य या मजबूर करते हैं। उन कारकों को कौन से कारक कहेंगे अपन, प्रतिकर्ष कारक। तो ऐसे प्राकृतिक विपदाएं ये भी बाध्य करने वाला कारक है, बेरोजगारी भी, प्रतिकूल जलवायु भी और उपरोक्त सभी। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी कारक प्रतिकर्ष कारक की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी है लिंगानुपात, तीसरा है जनघनत्व और चौथा है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है वो किसी स्थान विशेष की जनसंख्या का वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले 9 की तरफ अपन बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, समय के 2 अंतरालों के मध्य विशेष एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। समय के 2 अंतराल के बीच जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है वो कहलाता है जनसंख्या वृद्धि। क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि दोनों प्रकार की हो सकती है, ये पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक भी हो सकती है और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन जनसंख्या में हो सकते हैं। जनघनत्व अभी अपन ने चर्चा करी थी। जनघनत्व क्या होता है, यदि लोगों की कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे तो जनघनत्व की प्राप्ति होती है, यानी कि क्षेत्र विशेष लोगों की संख्या और क्षेत्र विशेष के बीच का अनुपात जनघनत्व कहलाता है। लिंगानुपात, इसकी भी अपन चर्चा करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है उसको क्या कहेंगे, लिंगानुपात कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्ण भंडार से नहीं अपितु केवल स्त्री और पुरुषों की संख्या से ही एक राष्ट्र महान बनता है। ये किसका कथन है, स्वर्ण भंडार से नहीं अपितु पुरुषों और स्त्रियों की संख्या से एक राष्ट्र महान बनता है। ये कथन राल्फ वाल्डो एमर्सन का है, राल्फ वाल्डो एमर्सन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही उत्तर हो जाएगा। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने ये कहा था कि कोई भी राष्ट्र अपने स्वर्ण भंडारों से नहीं बल्कि मानव संसाधन से मजबूत और महान बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 अपना आता है कि निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो आर्थिक कारकों की चर्चा करी थी अपन ने, नगरीकरण, औद्योगिकरण और खनिज, ये 3 आर्थिक कारक की श्रेणी में आते हैं। तो इसके अलावा कौन सा ऑप्शन शेष रह गया है, भू आकृति। तो ये ऑप्शन नंबर द अपना सही उत्तर हो जाएगा। भू आकृति एक भौगोलिक कारक है। क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या घनत्व को व्यक्त करने की इकाई है। जनसंख्या घनत्व को किस में व्यक्त किया जाता है, तो जन घनत्व को व्यक्त किया जाता है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। जन घनत्व को व्यक्त करने की इकाई क्या है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपको जनसंख्या घनत्व करने का फॉर्मूला सूत्र पूछ लिया जाए तो क्या है, कुल जनसंख्या में अगर हम भाग दे दें कुल
क्षेत्रफल का, कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा जन घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। और इसको व्यक्त किस में करेंगे, इकाई क्या हो जाएगी, तो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसको व्यक्त करने की क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर हम चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसको बोलेंगे, तो जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि है क्या कहलाती है। देखो जनसंख्या दो प्रकार की वृद्धि है, एक वास्तविक वृद्धि और एक प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि वो कहलाएगी जहां हम कुल जन्म संख्या में से कुल मृत्यु संख्या घटा दें, तो वो प्राकृतिक वृद्धि है। अगर किसी स्थान विशेष पर एक वर्ष के अंतराल में या एक समय अंतराल में कितने जन्म हुए और उसी समय अंतराल में कितनी मृत्यु हुई, इन दोनों का अंतर अगर हम घटा दें और जनसंख्या में जोड़ दें तो वो प्राकृतिक वृद्धि। लेकिन वास्तविक वृद्धि पूछा है तो वास्तविक वृद्धि है कि कुल जनसंख्या कितनी है, उसमें से अगर हम घटा देंगे कुल मृत्यु संख्या कितनी है, उसमें जोड़ दें कि आप्रवासी यानी कि बाहर से कितने लोग स्थायी रूप से आकर वहाँ पर निवास करने लग गए हैं, और उसमें से घटा दे माइनस कर दे उत्प्रवासी यानी कि कितने लोग उस क्षेत्र विशेष के अन्य क्षेत्रों में जाकर बस गए हैं। ये संख्या अगर उसमें से अपन घटा दें तो वो हो जाएगी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। तो ऑप्शन से सही हो जाएगा इसका कि कुल जनसंख्या माइनस कुल मृत्यु संख्या प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास बराबर जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या परिवर्तन का घटक निम्न में से नहीं है। तो जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जनसंख्या का परिवर्तन तीन कारणों से, एक तो जन्म के कारण से, एक मृत्यु के कारण से और एक प्रवास होने के कारण से। तो ये तीन प्रमुख घटक हैं जनसंख्या परिवर्तन के, जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा, जन घनत्व। ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत अभी अपन ने देखा कि किसी स्थान विशेष की जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं। द्वितीय अवस्था में जन्म दर उच्च लेकिन मृत्यु दर घटती हुई अवस्था में होती है, और तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही पूछा गया है कि उच्च कौन सी अवस्था में होती हैं, तो ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं। बड़े परिवारों को इसमें महत्व दिया जाता है, इसलिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था उस समय, तो मृत्यु दर भी उच्च थी, और बड़े परिवारों को महत्व दिया जाता था, इसलिए जन्म दर भी क्या थी, उच्च थी। तो ये पहली और आदिम अवस्था है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की। क्वेश्चन नंबर 16 पर अपन चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था नोटेस्टीन और थॉम्सन ने। ऑप्शन नंबर से अपना सही हो जाएगा, नोटेस्टीन और थॉम्सन के द्वारा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। जॉर्ज बी क्रेसी जिन्होंने एशिया की जनसंख्या के असमान वितरण के बारे में कहा था, थॉमस माल्थस ने जनसंख्या का ही अनुकूलतम सिद्धांत दिया था, और नोटेस्टीन थॉम्सन इन्होंने जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट आता है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर में मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती हैं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती हैं। तो पूछा गया है निम्न, पहली अवस्था जिसमें दोनों ही उच्च, द्वितीय अवस्था में जन्म दर उच्च लेकिन मृत्यु दर घटती हुई अवस्था में, और तृतीय अवस्था में दोनों ही कम होती हैं, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होती हैं। तो ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा कि तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती हैं। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में या तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है या जनसंख्या घटती जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17, जो लेसन नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो थे उन सभी की अपन ने चर्चा करी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।
धन्यवाद।